नमस्कार दोस्तों, यथार्थ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो पेट की सीरीज चल रही है और बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस के अनुसार जो पेट के सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है हम उसी को लेकर के चल रहे हैं और आगे यही हमारा कंटिन्यू भी रहेगा। जितना भी टॉपिक है उस सभी को हम कवर करेंगे। और इसके पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने मुग़ल काल के बारे में, अगर आप देखेंगे तो बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर सबके बारे में हमने पढ़ा दिया हुआ है। और आप अगर हमारे वीडियो पर नए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है, और आप वहां से वॉच कर सकते हैं हमारे सभी वीडियोज़ को जो भी हमने वहां पर दिया हुआ है। और उसके बाद जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमारी वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है, जो भी आपके दोस्त हो उनके पास शेयर ज़रूर करिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है शाहजहां से संबंधित, ठीक है, शाहजहां का जितना भी महत्वपूर्ण तथ्य है इसके बारे में, ठीक है, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी, कौन कौन सी युद्ध लड़े गए थे, सभी कुछ हमें यहाँ पे टू द पॉइंट हम कवर करने वाले हैं, ठीक। और आपको पता है कि जो इतिहास है, इतिहास में आप देखेंगे जो प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, तो इन दोनों का वेटेज देखेंगे तो 5 नंबर का है, ठीक। और 5 नंबर आप देखेंगे तो जो आधुनिक इतिहास का है उसका, यानी ये दोनों नंबर, यानी दोनों ये देखेंगे तो 10 नंबर, यानी 10 मार्क्स आपके यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है, इतिहास में। तो आप हमारी सभी वीडियो को देखते हैं तो ये मान के चलिए आपका 10 में 10 तो निश्चित रूप से आपका आ जाएगा। नियर अबाउट अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कहीं मिस्टेक भी हो जाता है तो 10 में आप 8 या 9 आराम से सही करके आएंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे कि हमारा थियरी का क्लास है, इसके बाद जैसे ही हमारा ये क्लास फिनिश होता है, थियरी का सभी टॉपिक कवर होते हैं, हम आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे। जितने भी महत्वपूर्ण संभावित जो प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को हम प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो भी टॉपिक है वो कवर हो जाएगा और एक भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आप एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे और काफ़ी अच्छा सारा आप स्कोर भी करेंगे। तो फिर आइए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है शाहजहां के ऊपर रहने वाला है। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है बिल्कुल हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम आपके फैक्ट जो हैं इस वीडियो से कवर हो जाएंगे, ठीक। तो आप अगर हमसे जुड़े हैं तो लगातार जुड़े रहिए, लगातार हमारे वीडियो को फॉलो करिए, लगातार देखते रहिए, ठीक। और जो भी हमारे वीडियो को आप देखते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के जरूर बैठिए। जो भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य हम बताते हैं उसका नोट डाउन कर लिया करिए ताकि आपको एक बार रिवीजन करने में वो आसानी रहेगा, ठीक है। तो आइए फिर शुरू करते हैं। शाहजहां के बारे में देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसके जन्म की बात करेंगे तो इसका जो जन्म हुआ था 1592, 5 जनवरी 1592 में हुआ था। कहाँ? लाहौर में हुआ था। और इसका बचपन का नाम खुर्रम था। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम, ठीक है, खुर्रम शाहजहां के बचपन का नाम था। आगे देखें, अहमदनगर और मुगल साम्राज्य के बीच 1617 ईस्वी में संधि हुई थी जिसमें जहांगीर के पुत्र खुर्रम ने अहम भूमिका निभाई थी और इसी में जहांगीर ने खुश होकर के, ठीक है, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। यानी शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था, ठीक। तो जो ये अहमदनगर और जो मुगल साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था 1617 में, जो इसी संधि के बाद, ठीक है, जहांगीर ने अपने पुत्र को खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? जहांगीर के द्वारा दिया गया था, ठीक। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। अगर आपको पहले से पता है तो और अच्छी बात, इसको अपडेट कर लीजिए, ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट है। 24 फरवरी 1682 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु के पश्चात शाहजहां मुगल साम्राज्य का नया बादशाह बना, ठीक है। तो जहांगीर की मृत्यु होती है और शाहजहां उत्तराधिकारी बनता है मुगल वंश का, ठीक है। उसके बाद शाहजहां का मुकाला अगर हम देखें तो जो सिखों के जो छठे गुरु थे उनका क्या नाम था? गुरु हरगोबिंद, ठीक। तो हरगोबिंद से भी शाहजहां का युद्ध हुआ और इसमें शाहजहां की भी विजय हुई थी, ठीक है। शाहजहां के विवाह की अगर हम बात करेंगे तो 1612 ईस्वी में, ठीक, आसफ खां की जो पुत्री थी, ठीक है, उसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। तो अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था और अर्जुमंद बानो बेगम को ही आगे चलकर मुमताज़ महल का नाम दिया गया या मुमताज़ महल के नाम से जाना गया,
तो ये बहुत ही बेसिक फैक्ट है, क्योंकि अभी तक इस पर क्वेश्चन इस तरीके से नहीं बना है कि मुमताज़ महल का पहले का नाम क्या था या फिर वास्तविक नाम क्या था। लेकिन वहीं आप देखेंगे तो नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, उस पर क्वेश्चन बन चुका मेहरुन्निसा। क्लियर। तो यहाँ आपको इस चीज़ को आपको याद रखना है कि अर्जुमंद बानो बेगम किसका नाम था वास्तविक नाम, तो मुमताज़ महल का नाम था। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं आपको, सब कुछ क्लियर हो रहा है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक ज़रूर दिया करिए, वीडियो को कैसी लगी है ना, और आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, कौन सा टॉपिक चाहते हैं, सब कुछ आप जो भी आपके माइंड में आए सभी को आप क्या कर सकते हैं, उसको आप फीडबैक हमको दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ओके, चलिए अगर हम 1631 ईस्वी में बात करें तो मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद तो उसमें क्या होता है, आगरा में यमुना नदी के तट पर, ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो 1633 ईस्वी में, ठीक, 1633 में शाहजहाँ ने दक्षिण भारत के कहाँ, अहमदनगर पर आक्रमण करके और मुगल साम्राज्य का उसको हिस्सा बना लिया था। और ये जो युद्ध था, ये जो आक्रमण था शाहजहाँ के लिए और मुगल साम्राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। ठीक, क्योंकि ये जो दक्षिण भारत में अहमदनगर को जब ये अपना हिस्सा बनाता है तो दक्षिण भारत पे कुछ हद तक जो मुगल वंश हैं उनका पकड़ हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम देखें तो इसके कुछ वर्ष पश्चात यानी 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर आक्रमण किया और जहाँ तक तत्कालीन वहाँ का जो सुल्तान था, क्या नाम था, अब्दुल्ला शाह। ठीक, जब ये फिर गोलकुंडा पर भी आक्रमण करता है, कब, 1636 में, और वहाँ का सुल्तान कौन होता है, अब्दुल्ला शाह। तो आपको बस ये फैक्ट याद रखने हैं। कहाँ पहला इसका आक्रमण शाहजहाँ कहाँ होता है, 1633 ईस्वी में अहमदनगर में होता है, दक्षिण भारत के अहमदनगर में होता है, और इसको जो मुगल साम्राज्य उसमें मिला लेता है। उसके बाद 1636 ईस्वी में गोलकुंडा पर यह आक्रमण करता है और अब्दुल्ला शाह वहाँ का उस टाइम सुल्तान होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो अब्दुल्ला शाह को पराजय का सामना करना पड़ा और इसमें मुगलों की अधीनता को क्या किया, इसने स्वीकार कर लिया था। यानी गोलकुंडा को भी 1636 में शाहजहाँ के द्वारा मुगल वंश में मिला लिया गया था। ठीक, आगे अगर हम बढ़ें तो इसमें देखें तो जो अब्दुल्ला शाह था, अब्दुल्ला शाह के वजीर मीर जुमला, क्या नाम था, मीर जुमला ने शाहजहाँ को भेंट स्वीकार करके बेशकीमती कोहिनूर हीरा प्रदान किया। ये आपको पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, अगर आपके पेन और कॉपी लेकर के बैठे हैं तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा प्राप्त हुआ, तो मीर जुमला, किसके द्वारा, मीर जुमला। ठीक है, इसी वर्ष शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण किया और वहाँ के तो तत्कालिक जो शासक था मोहम्मद आदिल शाह, कौन था, मोहम्मद आदिल शाह। ठीक, और उससे भी संधि कर लेता है। ठीक है, तो बीजापुर। अब देखिए आपने 3 युद्ध को पढ़ा शाहजहाँ के। पहला दक्षिण भारत में जो अहमदनगर है उसको आपने देखा, उसको अपने कब्जे में किया शाहजहाँ। उसके बाद आपने देखा गोलकुंडा में वहाँ पे युद्ध किया, उसको अपने कब्जे में किया। ठीक, और लास्ट में आकर के बीजापुर भी जो शाहजहाँ है वहाँ आक्रमण करता है और वहाँ भी उसका विजय प्राप्त होता है उसको, और वो मोहम्मद आदिल शाह से क्या करता है, संधि कर लेता है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनको हम देखते हैं। अगर हम बात करें 1639 ईस्वी में, ठीक है, 1639 ईस्वी में शाहजहाँ ने दिल्ली के नज़दीक शाहजहानाबाद, ठीक है, दिल्ली के नज़दीक शाहजहानाबाद नई राजधानी की नींव रखी थी। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे, शाहजहानाबाद में। ठीक है, शाहजहाँ के द्वारा नई राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा गया है। अगर हमारे आपने इसके पहले जो हमने जहांगीर की वीडियो बनाई हुई है तो उसमें अगर आप देखें तो मैंने उसमें भी जिक्र किया हुआ था कि जहांगीर के शासनकाल को हम चित्रकला का स्वर्ण युग मानते हैं और हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है वो अकबर के काल को मानते हैं। और आज आपने देखा अगर स्थापत्य कला के नाम के बारे में क्वेश्चन बने, ठीक है, कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके काल को माना जाता है, तो वो है आपका शाहजहाँ। ठीक है,
ये है आपका शाहजहां। ठीक, उसके बाद देखें तो शाहजहां ने अपने शासन काल में कई प्रसिद्ध इमारतें बनवाई थी। अब शाहजहां के काल में कौन कौन सी प्रसिद्ध इमारतें बनी थी, कौन कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण हुआ था, हम इसको आइए देखते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। और आप लोग इसको याद रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि स्थापत्य कला से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्जाम में, ये बात याद रखिएगा। स्थापत्य कला से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब शाहजहां के द्वारा बनवाई गई कुछ इमारतों को हम देख लेते हैं। जैसे ताजमहल सब लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। दिल्ली का लाल किला, ठीक, उसके बाद जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद, आगरा के किले में स्थित दीवाने खास दीवाने आम। ठीक है, कौन कौन? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का जो मोती मस्जिद है, उसके बाद आगरा के किले में स्थित दीवाने खास और दीवाने आम। ठीक है, तो ये अब चीज़ें देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लाहौर में जो शालीमार बाग है, ठीक, शालीमार बाग लाहौर में। उसके बाद शालीमार गांव में स्थित शीश महल, ठीक, और काबुल, कंधार, कश्मीर, अजमेर आदि में कई महल बागीचे इसके द्वारा बनाए गए थे। जो सबसे महत्वपूर्ण ये है शालीमार बाग। ठीक है, किसने यह निर्माण किया था? शाहजहां के द्वारा। फिर शालीमार बाग हो गया, शीश महल, दीवाने खास, दीवाने आम। ठीक, तो ये सभी इमारतें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। एग्जाम में कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा गया है, तो आप इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगर हम एक और फैक्ट की बात करें तो ये आपको बहुत महत्वपूर्ण ये फैक्ट है कि शाहजहां के सबसे जो बड़े पुत्र की हम बात करें तो ये कौन था? दारा शिकोह। दारा शिकोह ने भागवत गीता और योग वशिष्ठ का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो आपको इस चीज़ को जरूर याद रखना पड़ेगा कि भागवत गीता को किसके द्वारा अनुवाद किया गया था मुगल काल में? दारा शिकोह के द्वारा। ठीक, दारा शिकोह के द्वारा भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आइए आगे चलते हैं। और हमारा अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है, अगर हम देखें तो शाहजहां ने दारा शिकोह को कौन सी उपाधि दी थी? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से उसको नवाजा था। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट। आप इसको 3 बार टिक कर लीजिएगा और इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर कि शाहजहां के द्वारा किसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो दारा शिकोह को दी गई थी। ठीक, उसके बाद अगर हम देखें तो शाहजहां के शासनकाल में फ्रांसीसी यात्री वर्नियर और उसके साथ साथ टेवर्नियर तथा और कौन आया था? इटालियन यात्री मनुची आया था। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको भी आप लोग टिक कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा कि शाहजहां के शासनकाल में वर्नियर, टेर्नियर और मनुची जो विदेशी यात्री थे ये आए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखें तो शाहजहां ने अपने शासनकाल में सिक्का चलाया। ठीक है, और ये किस प्रकार का सिक्का था? इसके सिक्के को ना आना कहा जाता था, आना सिक्का। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आना सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा चलाया गया था, शाहजहां के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद हम देखें तो शाहजहां के टाइम पर देखें तो बेशक कीमती जो तख्त पर आसीन होता था उसे हम तख्ते ताउस कहते थे। तख्ते ताउस एक तरीके से देखें तो इसके सिंहासन का नाम था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसको अभी देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद देखते हैं तो 1657 ईस्वी की हम बात करेंगे। 1657 में शाहजहां के बीमार होते ही उसके पुत्रों के बीच क्या हुआ था? उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया था। जब उसकी तबीयत बिगड़ी, एक्चुअली में उसकी तबीयत बिगड़ी ना, लेकिन बीच में अफवाह उठ जाता है कि शाहजहां की मौत हो गई। अब उसके जो भी पुत्र हैं, औरंगजेब, दारा शिकोह, जितने भी उसके जो पुत्र हैं, अब वो जगह जगह कई क्षेत्रों में युद्ध करने गए थे, युद्ध लड़ रहे थे। और जैसे उनको कान में खबर जाती है कि उसके पिता का देहांत हो गया, वो सभी वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ये सोचता है कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, ये दूसरा सोचता है मैं उत्तराधिकारी बनूंगा, और इन्हीं के बीच में उनमें क्या होता है? उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। तो यही यहाँ पर भी कह रहा है 1657 ईस्वी में जब उसका तबीयत खराब होता है, तबीयत बिगड़ती है, तो उनमें आपसी संघर्ष होने शुरू हो जाते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जिस घटना को इतिहास में उत्तराधिकार का युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आगे अगर हम बढ़े
हम देखेंगे तो शाहजहां दारा शिकोह को अपने बाद मुगल साम्राज्य का शासक बनाना चाहता था, परंतु औरंगजेब खुद मुगल वंश का क्या बन गया, शासक बनना चाहता था। और बेसिकली आप अगर देखेंगे तो शाहजहां के बाद जो मुगल वंश में जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है वो औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। ठीक है, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो जिस कारण शाहजहां की सभी 7 संतानों के बीच सुल्तान बनने की जंग प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, उसमें सभी में अगर देखेंगे तो औरंगजेब की विजय होती है और औरंगजेब की विजय होती है और ये अगला जो देखेंगे तो मुगल वंश का उत्तराधिकारी बन बैठता है कौन, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब इतने में ही नहीं रुका, ठीक है, और वो मुराद बख्श को हराकर और मृत्यु करवा दिया था। ठीक है, ये भी इसका भाई था मुराद बख्श, ठीक है, तो उसको भी मरवा दिया औरंगजेब। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा किले में शाह बुर्ज में बंद करवा दिया कौन, औरंगजेब। उसके बाद जहां शाहजहां ने 8 वर्ष बंदी के रूप में व्यतीत किए, वहीं 1666 ईस्वी में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो औरंगजेब शाहजहां को किले में बंदी बना के उसमें रख देता है और 1666 ईस्वी में, ठीक है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शाहजहां के शव को उसकी पत्नी कौन, मुमताज महल की कब्र के पास ताजमहल में ही क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। ठीक है, और शाहजहां एकमात्र ऐसा मुगल शासक था जिसे उसके पुत्र ने ही बंदी बनाया था। तो आप पहले ही जान चुके हैं, क्योंकि औरंगजेब अपने पिता को बंदी बना लिया था जब वो सभी भाइयों से अपने युद्ध जब लड़ा, जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, उसमें जीत जाता है, उसकी विजय होती है और बाद में अपने आप को राजा घोषित कर देता है और शाहजहां को बंदी बना लेता है। ठीक है, तो ये जो था महत्वपूर्ण बहुत सारे फैक्ट थे शाहजहां से संबंधित, जिसमें हमने उसको सभी को डिस्कस किया है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो है अच्छी लगी होगी, है ना। उसके बाद वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ज़रूर, वीडियो आपको अच्छी लगी या फिर नहीं लगी, जो भी चीज़ें हैं आप ज़रूर बताइए। ठीक है, नहीं अच्छी लगी वो भी कारण भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको अच्छी क्यों नहीं लगी, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखिए आप। ठीक, और उसके साथ साथ आप हमारी वीडियो को जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, ताकि हम आपके साथ हमेशा ऐसे जुड़े रहें और आपके लिए हमेशा तत्पर रूप से काम करते रहें। ठीक है, तो अब हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।